Students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Students, today's poem is A Lament by P.B. Shelley. Lament का शाब्दिक अर्थ विलाप होता है, शोक मनाने से अभिप्राय होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं तस्वीर को, A tear is rolling down her cheek और his cheek. दुखी है। ये कविता कवि पीबी शैली के दुख को प्रकट करती है। दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वन। यह कविता भी पोइट के जीवन से संबंधित है, इसलिए आत्मकथात्मक है, ऑटोबायोग्राफिकल है। जिस प्रकार मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसके जीवन से संबंधित है, इसी प्रकार ये पोएम भी कवि पीबी शैली के जीवन से संबंधित है। अब हम जानते हैं कवि के बारे में। पीबी शैली वाज बोर्न इन ससेक्स इन 1792। ससेक्स में पैदा हुए थे सन 1792 में। ही स्टडीड इन ईटॉन एंड ऑक्सफोर्ड। इन्होंने ईटॉन और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। ही वॉज द सन ऑफ ए वेल्दी इंग्लिश बैरोनेट। वह धनवान अंग्रेज बैरोनेट के पुत्र थे। बैरोनेट एक पदवी होती है जो नाइट से ऊपर की होती है। ही पास्ड ए मेलंकली लाइफ। उन्होंने एक उदासीपूर्ण जीवन जिया, अर्थात पीबी शैली का जो जीवन था वो उदासीपूर्ण था। हिज पोएम्स आर चार्ज विद हाई सोरिंग इमेजिनेशन। अपनी कविताओं में पीबी शैली ने बहुत ही ऊंची कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। इन हिज पोएम्स वी फाइंड अनसरपासेबल लिरिकल क्वालिटी, ग्रीक फिलॉसफी एंड लव ऑफ नेचर। पीबी शैली की कविताओं में जो गायन की लक्षण है, गाने का एक तुकबंदी कह सकते हो, और म्यूजिकल जो क्वालिटी है वो बहुत ही सर्वोत्तम स्तर की है, सर्वोत्कृष्ट है। इनकी कविताओं में हम जो ग्रीक फिलॉसफी है, ग्रीक दर्शन है, उसके उदाहरण पाते हैं। एंड लव ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रेम को भी दर्शाया गया है। Now let us know something about the poem A Lament, background of the poem. The poem A Lament, written in 1821, shows that Shelley, though only 28 at the time, realized that he would not live long. Boys, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कविता 1821 में लिखी गई है, जबकि कवि की मृत्यु आपकी 1822 में हुई, अर्थात एक वर्ष बाद ही कवि की मृत्यु हो गई। 1821 में ये कविता लिखी गई और उसकी उम्र क्या थी? 28 वर्ष की थी, और अगले वर्ष ही इसकी मृत्यु हो गई। तो उसने 28 वर्ष की उम्र में 1821 में महसूस किया कि वो अब ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएगा, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था, अस्वस्थ हो गया था। ही वॉज वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। सो उसे महसूस होने लगा था कि वो उसके दिन ज़्यादा नहीं बचे हुए। हिज यूथ हैड डेजर्टेड हिम। उसकी युवावस्था ने उसका त्याग कर दिया था, युवावस्था खत्म हो गई थी। हालांकि कहने को तो वो 28 वर्ष की जो अवस्था है वो युवावस्था ही होती है, लेकिन चूंकि ही हैड बीन इल, ही वाज ब्रोकन इन हेल्थ, इस वजह से वो क्या कह सकते हैं आप, उदास हो गया था। उससे यूथ के लक्षण, युवावस्था के लक्षण उसमें नहीं बचे हुए थे। एंड ही वॉज नाउ इनकैपेबल ऑफ एंजॉइंग द प्लेजर्स ऑफर्ड बाई लाइफ एंड नेचर। प्रकृति, जीवन और प्रकृति के द्वारा जो हमें आनंद प्राप्त होते, वो उन आनंदों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उनका आनंद नहीं ले पा रहा था। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू ए क्राई डिस्पेयर।
इस बात का उसे आभास हो गया था कि जो वृद्धावस्था है उसे असमय आ गई थी, समय से पहले आ गई थी। इस वजह से वो हताशा की आवाज़ निकालता है इस कविता में। आपको सुनाई देगी, रुदन उसका सुनाई देगा हताशा का। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स ट्रायम्फ्स ऑफ सैलीज लिरिकल पावर्स। लेकिन ये जो कविता है वो शैली की गायन जो क्षमता है ना, तुकबंदी हुआ, आपका जो मीटर हुआ, रिदम हुआ कविता का, उसको उसने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। नाउ कम टू द पोएम। दिस इज स्टैंजा 1। वाइज आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, द पोएट, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1821 एंड द पोएट डाइड इन 1822। इट मीन्स 1 ईयर आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ दिस पोएम। इस कविता के 1 साल लिखे जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और एट द टाइम, एट द व्हेन दिस पोएम वाज बीइंग रिटन, वाज बीइंग कंपोज्ड, जब ये कविता लिखी जा रही थी, तो द पोएट एट द एज ऑफ 28 was weak, broken in health, was broken mentally too। ना केवल उसका शारीरिक जो फिजिकल हेल्थ है वो खराब था, वो बीमार था, he was ill, बल्कि मानसिक जो मानसिक उसका स्थिति थी वो भी गड़बड़ थी। उसे मालूम था, उसे आभास हो गया था कि वो मृत्यु के नज़दीक है। उस अवस्था में इस कविता को लिखा गया। अब जरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा तभी। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यहाँ पे संबोधित कर रहा है, पुकार रहा है, ए क्राई इन डिजेक्शन। ये ना, ही इज कॉलिंग, ही इज कॉलिंग वर्ल्ड, लाइफ, टाइम, वो तीनों को पुकार रहा है। हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, मैं इन तीनों के आखिरी पड़ाव पर हूं। लास्ट स्टेप्स, आखिरी कदम, आखिरी कदमों पर हूं, आखिरी जगह पर हूं, आखिरी प्लेस पर हूं, आखिरी स्थान पर हूं। संसार का अंत क्या? मृत्यु। जीवन का अंत क्या? मृत्यु। समय का अंत कब खत्म हो जाता? समय जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती। वो यहाँ पे कह रहा, उसे आभास हो रहा कि ही इज वेरी क्लोज टू हिज डेथ, वह अपनी मृत्यु के नजदीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग, आज मैं उस जगह खड़ा यहाँ पर खड़ा हूं तो कांप रहा हूं। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा हूं। कंपन है, जो कंपन वो किसका प्रतीक होता है? कमजोरी का, वीकनेस का, फीबलनेस का, दुर्बलता का। मैं आज कांप रहा हूं। एट दैट वेयर, उस जगह पे जहां कभी मैं आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पे मैं कभी मजबूती से खड़ा होता था। बिफोर बीइंग इल, है ना, कभी कह रहा है कि आज कांप रहा है अपनी बॉडी, हिज बॉडी हैज बिकम सो feeble, so weak that he is trembling, he is shaking। लेकिन पहले, अर्लियर, वो क्या मजबूती से खड़ा हो सकता था। नाउ सो बॉयज, यहाँ पे 3 जो लाइन है, पहली लाइन में से ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये पुकार रहा है, ही इज मेकिंग एन एड्रेस और कॉलिंग आउट। संसार को पुकार रहा है, लाइफ को पुकार रहा है, टाइम को पुकार रहा है, और कह रहा है कि मैं इन तीनों के अंतिम पड़ाव पर हूँ, अंतिम अवस्था में हूँ। मैं अपने जीवन की जो अंतिम चरण है, अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? मृत्यु के नज़दीक ही कहलाता है किसी जीवन की। मैं अपनी मृत्यु के नज़दीक हूँ। आज मेरी जो स्थिति है वो क्या है? मैं कांप रहा हूँ। आई एम वीक। ट्रेम्बलिंग, यहाँ पे ट्रेम्बलिंग सिम्बोलाइजेज, जो ट्रेम्बलिंग शब्द है, ऐसे कांपना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतीक किस बात का है? आई एम वीक, फिजिकली वीक, मेंटली वीक, मैं कांप रहा हूँ। जबकि पहले मैं क्या बड़ी मजबूती से खड़ा होता था। आई हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी मस्कुलर बॉडी, very powerful, full of energy, full of power earlier in my youth। अब आगे उसके जो अंतिम 2 लाइन है उसमें एक इच्छा आती है, क्या? When will return the glory of your prime, no more, oh never more। वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, कि कब लौटेगा, कब लौटेगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम,
प्राइम माने युवावस्था, ग्लोरी माने गौरव, रिटर्न माने वापसी। कब वापसी होगी तुम्हारे युवावस्था की? पोइट चाह रहा है कि वो पुनः पहले के जैसा जवान हो जाए। ही बिकेम ही शुड बिकम स्ट्रॉन्ग लाइक बिफोर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फिजिकल एनर्जी, फुल ऑफ मेंटल एनर्जी। सो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, नो मोर ओ नेवर मोर। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ओ सब दर्शा रहा है यहाँ पे किस बात का? उदासी का है। ये इंटरजेक्शन है, क्या प्रदर्शित करता है? निराशा को, हताशा को। वो समय कभी अब वापस नहीं आएगा जब मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी जो शरीर है वो मजबूत हो पाएगा, मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो मेंटल वो एनर्जी है वो मजबूत हो पाएगी। कभी नहीं हो पाएगी। मेरे पुराने दिन, अच्छे दिन कभी नहीं लौट के आ पाएंगे। ओके बॉयज, नाउ स्टैंजा 2। Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight. No more, oh never more. यहाँ पे वो बतला रहा है कि उसके जीवन से जो आनंद है वो खत्म हो गया है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन से, उसके जो टाइम है, जो समय है, उसके जीवन से, डे एंड नाइट का मतलब है उसके जीवन से, उसकी लाइफ से, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जो आनंद है वो उड़कर कहीं चला गया है, अन्यत्र चला गया है। देयर इज नो डिलाइट, देयर इज नो जॉय इन हिज लाइफ, बिकॉज जॉय हैज डेजर्टेड हिम, उसका त्याग कर दिया है, जॉय ने कवि का त्याग कर दिया है। सो देयर इज नो जॉय इन द लाइफ ऑफ द पोएट। Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief. Fresh spring, तरोताजा जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ फूल खिले होते हैं। कि समर, समर सीजन, विंटर होर, जो सर्दियों में पड़ने वाला पाला है, सफेद रंग का गिरता पाला आप लोग देखते होंगे, वो अब मुझे आनंद प्रदान नहीं करते हैं। चेंज ऑफ सीजन्स, चेंज ऑफ सीजन्स डजंट मेक द राइटर full of joy. The poet E.B. Shelley doesn't get pleasure from the change of seasons. बट क्या करते हैं उसके, ऑन द कंट्रेरी, वो आनंद नहीं देते हैं चेंज ऑफ सीजन। अब क्या करते हैं? मूव माई फैंट हर्ट विद ग्रीफ, मेरे क्षीण दुर्बल, फैंट माने दुर्बल, हृदय को और दुख से भर देते हैं। इन चीज़ों से उसे पहले क्या मिलता था? चेंज ऑफ सीजन से जॉय मिलता था, जब वो स्वस्थ था, व्हेन ही वाज हेल्दी, व्हेन ही वाज फुल ऑफ स्पिरिट्स, व्हेन ही वाज यू नो होपफुल, आशावान था इन अर्लियर डेज, शुरुआती दिनों में, पहले के दिनों में जब वो खुश था, तब ये चीज़ें उसे आनंद प्रदान करती थी। लेकिन अब जिस अवस्था में वो हो, ही इज नियरिंग हिज डेथ, ही इज क्लोज टू हिज डेथ, जीवन से, दिन से, रात से आनंद चला गया है। चेंज ऑफ सीजन में भी उसे आनंद नहीं आता है, बल्कि इन जो चेंज ऑफ सीजन अब होता है वो उसके हृदय को किससे, दुख से भर देता है, बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद अब उसे नहीं मिलता है। नो मोर ओ नेवर मोर, नो मोर, अब और ज़्यादा इन चीज़ों से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, खुशहाली नहीं मिलती है, ओ नेवर मोर, और कभी भी आगे ना मिलने की उम्मीद है। Okay boys, I hope so you got the idea what is in this poem all about. Now central idea of the poem, इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉज करके। द पोएम इज ए शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपियर
डिसअपियर नहीं, डिस्पेयर उच्चारण होगा उसका, एंड डिजेक्शन ऑफ द पोइट। ये कविता कवि की जो हताशा है, वो निराशा है, उसका एक संगीतमय अभिव्यक्ति है। द जॉय ऑफ वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम हैड डेजर्टेड द पोइट। संसार से, उसके जीवन से और समय से, उसकी अवस्था से जो आनंद है वो चला गया है, खत्म हो गया है सदैव के लिए। ही फील्स ओनली ग्रीफ, वह केवल दुख को महसूस करता है। ही विल नेवर फील जॉय इन दिस वर्ल्ड, उसे अब आशा नहीं है, वो कभी भी इस संसार में अब आनंद महसूस नहीं कर पाएगा। इन हिज लाइफ एंड इन दिस टाइम, अपने जीवन में और अपने इस समय में। ओके बॉयज, सो दिस इज कंप्लीट। आप इसका हिंदी में देख सकते हैं। कविता कवि की संक्षिप्त निराशा और दुख की अभिव्यक्ति है। संसार, जीवन और समय के आनंद कवि को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। यह केवल दुख महसूस कर वह केवल सॉरी यह की जगह पे वह करेंगे, वह केवल दुख महसूस करता है और कभी संसार और जीवन में सुख महसूस नहीं कर सकेगा कभी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, कमेंट आप लोग ज़रूर दीजिएगा आगे, जिससे कि और बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू बॉयज़।